नमस्कार दोस्तों, कृष्णा स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा जो एनसीईआरटी प्लान चल रहा था उसमें आज हम एक न्यू एनसीईआरटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि हमारा एनसीईआरटी में ज्योग्राफी और आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो ज्योग्राफी में 6 क्लास कंप्लीट हो गई है, 7th चल रही है। और जैसा कि आपकी तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो मैंने एक और एनसीईआरटी स्टार्ट करने सोचा है, जो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी है। मैक्सिमम इसमें 1.5 मंथ लगेगा, 45 डेज़। जैसे कि ये 6, 7, 8 की एनसीईआरटी नहीं आती है और इकोनॉमिक्स की जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है 9th से। तो 9th में भी कुछ चैप्टर हैं वही इम्पोर्टेंट हैं जो पढ़ने के लिए हमारे लिए हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो देखते हैं, चलिए आज का इंडेक्स। ठीक है, तो जैसे कि ये एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, मे बी सितंबर चल रहा है तो अक्टूबर के लास्ट तक तो आपकी इकोनॉमिक्स कंप्लीट रहेगी। उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट देखने और न्यूज़पेपर देखने हैं। ठीक है, उसके बाद आप एक कोई बुक ले लीजिएगा स्टैंडर्ड लेवल की, दृष्टि की, या कोई भी आप बुक ले सकते हैं। हिंदी मीडियम है तो दृष्टि ले सकते हैं, या इंग्लिश मीडियम में तो जानते हैं राम सिंह पढ़ते हैं काफ़ी लोग, और लाल जी की एक आती है इकोनॉमिक्स की हिंदी मीडियम के लिए, वो भी आप ले सकते हैं। बट अगर मेरे अकॉर्डिंग माने आप तो आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आप न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स में जो टर्मिनोलॉजी आ रही है इकोनॉमिक्स की, उसे समझने की कोशिश कीजिए, उसे कंफर्म कीजिए बाय नेट या बाय हेल्प गूगल या किसी टीचर से, उसमें आपका वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हमारे पास जो चैप्टर है इसमें पढ़ना है, ये पालमपुर गांव की कहानी है। ये हमारे लिए नहीं चैप्टर, हमारे वर्क का नहीं है। संसाधन के रूप में हम पढ़ेंगे, संसाधन के रूप में लोग, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। और थर्ड चैप्टर है निर्धनता। निर्धनता दूर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा क्या स्कीम चलाई जा रही है, और इसके निर्धनता के लिए मापक क्या है, कारक क्या है, डिफाइंड क्या करता है, किस रीजन से निर्धनता है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे हम 4th चैप्टर में फूड सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी में तो आप जानते हैं जैसे कि एक राशन एक कार्ड, एक देश एक राशन कार्ड प्रोग्राम चलाया गया है, तो इसके रिकॉर्डिंग हम अपडेट करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप बेफिक्र रहिए, आपको जो कंटेंट दिया जाएगा बिल्कुल कंटेंट सही है, और जो मेरी तरफ से बताया जाएगा अपडेट वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। ठीक है, तो देखिए जैसे कि पालनपुर गांव की हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, पालनपुर वर्ड्स में बताया गया है, तो इसमें हमारे कुछ इम्पोर्टेंट इतना नहीं है जो हमारे लिए वर्क करे, तो इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। इसलिए मैंने सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करूँ। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, बट अगर आप बोलेंगे कि ये चैप्टर पढ़ा दीजिए, कि आप कोई चैप्टर नहीं सिक्योर रखना चाहते हैं, तो आप बताएंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं ये भी बता दूंगा लास्ट में। ठीक है, बट अभी जो मेनली हम फोकस करेंगे सेकंड चैप्टर पे करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप सपोर्ट बनाए रखिए अपना, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए तो देखते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, संसाधन के रूप में लोग अध्याय जनसंख्या के अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है। तो देखिए इसकी जो टर्मोलॉजी है वो मैं आपको क्लियर करके बता रहूँगा। जैसे संसाधन के रूप में लोग, और जो मैं पॉइंट हाईलाइट करूँगा वही पॉइंट आप लिखिएगा। ठीक है, संसाधन के रूप में लोग, चलिए हाईलाइट कर देते हैं। संसाधन के रूप में लोग अध्याय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है। जैसे कि जो हमारी गवर्नमेंट है, अब जो हमारी जनसंख्या है, जनसंख्या को एक दायित्व के रूप में नहीं ले रही है। ठीक है, तो दायित्व से ये परिसंपत्ति में बदल रही है कि हमारी जनता को अगर जो हमारी पॉपुलेशन है इसे अच्छी हेल्थ दी जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, हेल्थ दिया जाए, स्वास्थ्य दिया जाए, शिक्षा दी जाए, तो एक परिसंपत्ति के रूप में, एक संसाधन के रूप में यूज़ किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट ने अब हमारी जो जनसंख्या इतनी, जैसे जानते हैं सेकंड नंबर पे है, तो इसने कहा है कि संसाधन के रूप में विकसित करेंगे। अब इसे हम एक अपने ऊपर दायित्व बोझ के रूप में नहीं देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है। ठीक है, जब शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है, यानी कि ह्यूमन के ऊपर, जैसे जानते हैं शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान, टीचर एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा परिषद, और प्रशिक्षण के लिए भी अंत्योदय परियोजना, दीनदयाल उपाध्याय योजना, और चिकित्सा के लिए भी काफ़ी योजनाएं चलाई जा रही हैं प्रधानमंत्री की तरफ से। ठीक है, उन्हीं के बारे में कह रहा है कि निवेश किया जाता है, तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। तो हमारी जो जनसंख्या, अगर ये हमें शिक्षा अच्छी दी जाएगी, हमें प्रशिक्षण मिलेगा, चिकित्सा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो हम ज़्यादा, जो आज हम अगर 100 रुपये का काम कर रहे हैं तो कल हम 200 रुपये का करने के लिए
तत्पर रहेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है उस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, जिसे मानव पूंजी कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान के स्टॉक हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये फैक्ट के रूप में दे रखा है, भारत की हरित क्रांति का एक नाटकीय उदाहरण है कि किस प्रकार बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान रूपी आगत दुर्लभ भूमि संसाधन की उत्पादकता में तीव्र वृद्धि ला सकता है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति एक आश्चर्यजनक उदाहरण है कि भौतिक मशीनरी तथा प्लांट की अपेक्षा मानव पूंजी के महत्व ने किस प्रकार उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो थर्ड सेक्टर है, जिसे कहते हैं सेवा क्षेत्र, तो सेवा क्षेत्र में काफ़ी अच्छी तकनीक हमारे कर रहे हैं। सेवा क्षेत्र में आप जैसे जानते हैं रेस्टोरेंट है, होटल है, ये सब शिक्षा आती है। तो हमारा शिक्षा जो थर्ड हमारा शिक्षा क्षेत्र है, जो मानव का सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र में अच्छे हमारे एफडीआई भी आ रही है और मैक्सिमम बेनिफिट भी मिल रहा है। ठीक है, संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का तरीका है। ठीक है, उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्र उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। ठीक है, देखिए उत्पादक पहलू की दृष्टि से अगर जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्र उत्पादन के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है। जैसे कि आप जानते हैं, अगर हमारे पास संसाधन नहीं है बट फिर भी अगर मानो हम जैसे कि अगर हमारे अंदर कौशल है, विकास है, तो इसका एग्जाम्पल अच्छा तो हम उन्नति कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल जो जापान है कि जापान में इतने रिसोर्सेस नहीं पाए जाते हैं, वो अदर कंट्री से इंपोर्ट करता है रिसोर्सेस, बट उसके बाद उसे मॉडिफाई करके एक्सपोर्ट करता है। काफ़ी आप देखते हैं कि विकसित देशों की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो भारत के पास तो कितने संसाधन हैं, तो भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता। एक मानव संसाधन या विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है जिसे प्राय उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब इसके नकारात्मक पहलू को देखा जाता है, जैसे भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा। जैसे कि जब हम देखते हैं कि हमारे पास इतनी जनसंख्या है तो इसके लिए भोजन करने के लिए इतना लगता है सामग्री, शिक्षा पे इतना खर्च होता है, सुविधाओं पे इतना खर्च होता है। उस वक्त हम ये नहीं देखते कि अगर हम इसे शिक्षा देंगे, भोजन देंगे, अच्छा सुविधाएं देंगे, तो हमारी ह्यूमन जो जीडीपी है सकल राष्ट्र उत्पाद में कितना अच्छा प्रयास कर पाएगा और कितना इंक्रीज़ कर पाएगा। उस वक्त हम इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तब संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा, स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाता है, तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। तो मानव पूंजी निर्माण किसे कहते हैं? जब इस विद्यमान मानव संसाधन को शिक्षा, स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है, जिस पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इन्वेस्टमेंट में ग्रुप में, तो इसे हम ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं या मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। ठीक है, जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करती है। जैसे भौतिक पूंजी क्या, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया आपने या किसी इन्वेस्टमेंट कर दिया, बैंक में जमा किया, तो भौतिक पूंजी है। उसी की भांति अगर आप मानव पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भी निर्माण करेगी, यानी कि जीडीपी में इंक्रीज करेगी। मानव पूंजी में निवेश शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य के द्वारा भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है। तो देखिए मानव पूंजी में निवेश किसके माध्यम से किया जाता है? शिक्षा के, प्रशिक्षण के और स्वास्थ्य सेवा के रूप में। ठीक है, अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही अधिक स्वास्थ्य लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्याख्यात देखा जा सकता है। चलिए तो आगे देखते हैं। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही हो। तो यहाँ बता रहे हैं कि आवश्यक नहीं है कि अगर हमारे पास जनसंख्या विशाल है तो हम इसे अपने दायित्व के रूप में देखें कि इतनी जनसंख्या का हमें पालन पोषण करना है। हम इसे एक रिसोर्सेस के रूप में भी देख सकते हैं, संसाधन के रूप में, कि हमारे पास इतने संसाधन हैं, हमारे पास अदर कंट्री से कितने ज़्यादा संसाधन हैं, इन पर अगर हम शिक्षा, स्वास्थ्य और हर चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करें तो ये दूसरे देशों में जाके कितना धन कमा सकते हैं, उससे कितना भारत के, जैसे कि आप जानते हैं कंट्री का नाम बताइएगा भी जो सबसे ज़्यादा वहाँ पे मैक्सिमम जो जीडीपी आती है बाहर की कंट्रियों से ही आती है, उसका जो देश संचालित होता है तो अदर कंट्रियों के धन से ही संचालित होता है। नाम बताइएगा, जैसे कि
मैं बता दे रहा हूँ, लैटिन अमेरिका का कंट्री है, आप नाम बताइएगा, ठीक है, अभी न्यूज़ में था। मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए सबके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में, औद्योगिकी और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर व्यय। तो बता रहा है किस किस पे हमें व्यय करना होगा, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, आधुनिक प्रौद्योगिकी है, कृषि श्रमिक के प्रशिक्षण है, वैज्ञानिक अनुसंधान, ठीक है, संसाधन पे व्यय करेंगे। तो ये क्या है, ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। तो पूछ सकता है कि इसमें कौन कौन से ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, तो याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित दो उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि लोग अधिक उत्पादन संसाधन बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए कहानी दे रखी है इससे। उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है, बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीकों से लाभ होता है। जब हमारी उच्च आय होगी तो हमारे पास संसाधन भी अच्छे होंगे, तो हमारे पास हेल्थ भी अच्छी रहेगी। हेल्थ पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उस पर खर्च कर सकते हैं। जब हमारे पास आय ही नहीं उच्च होगी तो देखते हैं आप गरीबी के कारण कितने लोग इलाज नहीं करा पाते हैं, प्रॉब्लम होती है। इसी के लिए हमारे गवर्नमेंट को स्कीम लानी पड़ती है कि स्वास्थ्य सबका सही रहे। इसके लिए स्कीम लाते हैं कि अगर किसी का स्वास्थ्य बिगड़ा तो उसे 5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए की सहायता दी जाती है, ठीक है। तो अगर उच्च आय होगी तो ऐसी कोई स्कीम लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे गवर्नमेंट का भी काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इसके लिए हमें पहले मानव ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे, मानव पूंजी निर्माण पे अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा देखिए दूसरा इन्वेस्ट कम हो जाएगा। जैसे कि अगर हमने पहले इन्वेस्ट कर दिया तो उसकी स्वास्थ्य, शिक्षा और उत्पादकता बढ़ जाएगी, तो उससे वो हमारी जीडीपी में अधिक ज़्यादा योगदान करेगा, और जीडीपी में अधिक योगदान करेगा तो उससे हमें फिर अपनी तरफ से योजनाएं नहीं चलानी पड़ेंगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये सब फिर योजना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीके से लाभ होता है, ठीक है, कि इससे सिर्फ ना ही समाज को भी लाभ होता है, क्योंकि अधिक शिक्षित या अधिक स्वास्थ्य जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं हैं या उतनी स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें प्रदान नहीं की गई हैं। वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधन जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है। तो जो ह्यूमन संसाधन है, मानव संसाधन, ये अन्य सभी संसाधनों में सर्वश्रेष्ठ संसाधन है, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास भूमि है या संसाधन है उनका उपयोग वो खुद नहीं कर सकते जब तक हम उनका मानव संसाधन इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है। तो इससे श्रेष्ठ कौन है, मानव संसाधन। पूंजी का उपयोग कर, देखिए मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है, भूमि और पूंजी अपने आप उपयोग नहीं हो सकती, ठीक है। अनेक दशकों से भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा दायित्व के रूप में जाना जाता था, ठीक है। तो देखिए जैसे कि हमारे पिछले देखेंगे आप 6500 सालों से तो हम एक देखते थे कि हमारे पास इतनी विशाल जनसंख्या है तो इसका पालन पोषण करना होगा, शिक्षा देनी होगी, स्वास्थ्य देना होगा। पर हमने कभी ये नज़रिया नहीं देखा अपना कि अगर हमारे पास इतनी जनसंख्या है तो अगर हम इसे शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण बेहतर दें तो ये हमारे लिए कितना बेनिफिट हो सकता है, समाज के लिए कितना बेनिफिट हो सकता है। बट कि जो करंट में गवर्नमेंट है इसी सोच पे चल रही है, तो उसी रीजन से देखिए कौन कौन सी योजनाएं चला रही हैं, इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। ये क्रियाकलाप बताया गया विलास की कहानी। इन दोनों व्यक्तियों के अध्ययन से शकल चली यहाँ पे उसे बार बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर देखिए अगर हमारे पास स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हमें बार बार डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, हम हष्ट पुष्ट होंगे, स्वस्थ होंगे, तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, आवश्यकता नहीं पड़ती। विलास गठिया का रोगी था, उसके यहाँ, चलिए मैं इसे आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अगर आप एक सिंपल फैमिली से बिलोंग करते हैं, नॉर्मल फैमिली से, और आपका स्वास्थ्य अच्छे इतने नहीं मिले, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है इतना अच्छा जो होना चाहिए, नॉर्मल लेवल पे नहीं है, तो आपने मान लीजिए अगर आपने एक दिन में 100 रुपये भी कमाए, आपने 100 रुपये कमाए, 100 रुपये से आपने घर आए, आपको इतनी शिक्षा भी नहीं है, तो आपने क्या किया, वो देखते हैं आप बहुत लोग 100 रुपये कमाते हैं तो उसमें शाम टाइम क्या करेंगे, उसमें 40 रुपये या 30 रुपये अपने लिए मादक पदार्थ या जैसे कि देखते हैं दारू है, शराब है या नशा में खर्च कर देते हैं। उसके बाद उनके पास जो बचता है उससे उन्होंने अपने परिवार का उस डे पालन पोषण किया, भरण पोषण किया। फिर उनके पास सुबह नेक्स्ट डे क्या हुआ, कुछ नहीं। फिर सुबह उन्होंने काम किया, 100 रुपये कमाए, फिर खर्च किया, फिर घर में दिया, फिर उनके पास कुछ नहीं बचता है। बट अगर यहीं पे उसके पास शिक्षा अधिक होगी तो उसके पास माइंड समझ होगी तो क्या करेगा,
वो अगर खर्च भी करेगा इस पे तो कभी कदार करेगा, और अपनी फैमिली को रुपए देगा और उससे अपने स्वास्थ्य पे खर्च करेगा। हो सकता है मे भी अगर उसे शिक्षा हो तो ये नशीले पदार्थ पे खर्च करने के बजाय वो अपनी हेल्थ पे खर्च करे रुपए, और अपनी हेल्थ पे खर्च करेगा तो अगर उसने आज 100 रुपये कमाया है तो उसकी जब हेल्थ अच्छी होगी तो कल वो 150 रुपये कमाएगा। तो क्या होगा, इससे समाज को भी लाभ होगा। और 150 रुपये उसने कमाए तो अगर फैमिली पे उसने 40 रुपये खर्च किए और ख़ुद पे उसने अगर 50 रुपये खर्च किए तब भी उसके पास 60 रुपये बचेंगे। तो 60 रुपये वो क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्ट करेगा तो बैंक के पास आएगा, बैंक के पास आएगा तो बैंक दूसरे को इन्वेस्ट देगी तो उससे रोज़गार बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी। ठीक है, वही कहानी बताई जा रही है। बट अगर वही खर्च करेगा इसमें तो उसे इलाज कराने के लिए बीमार पड़ेगा तो उसके पास इलाज कराने के लिए कोई रुपए नहीं होंगे, डॉक्टर के पास बार बार जाना पड़ेगा, बार बार बीमार होगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कुछ, किसी दूसरे के रूप प्रतिफल मिलता है, ये कहानी के रूप में दे रखा है। तो यहाँ पे चूँकि हम यहाँ से पढ़ते हैं, एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है, एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं कि एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है भविष्य में उच्च आय और समाज को बृहद योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। यह देखा जाता है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं। अगर माँ बाप शिक्षित हैं तो देखेंगे अपने बच्चों पे भी शिक्षित करेंगे कि उन्हें पता होता है कि क्या बेनिफिट है और कैसे हमारा बच्चा क्या कर सकता है। उन्हें स्वयं भी शिक्षा के महत्व का अनुभव होता है। वे उचित पोषण और स्वच्छता के प्रति सचेत होते हैं। जब उन्हें पता है कि स्वच्छता क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, और उनके पास जब संसाधन है तो इसका सही से यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं। इस तरह इस मामले में एक अच्छा चक्र बन जाता है। इसके विपरीत स्वयं भी अशिक्षित और अशिक्षित या सुविधा वंचित स्थिति में रहने वाले माँ बाप एक दुष्चक्र सृजित करते हैं। अपने बच्चों को अपनी ही तरह सुविधाओं से वंचित स्थिति में रखते हैं। जैसे कि आप देखते हैं काफ़ी बच्चे होते हैं जिनके माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते, शिक्षा किसी रीज़न से दे नहीं पाते या उनकी मानसिकता नहीं होती है। अपने बच्चों को साथ में वर्क करने पे लगा लेते हैं, छोटे बच्चों से ही 13 साल के या 12 साल के हुए। ठीक है, तो इसीलिए हमारे लिए कानून लाया गया है कि 14 साल से जो कम बच्चे हैं उनको कारखाने में नहीं लगाया जाएगा, किसी दुकान पे नहीं ले जाएगा, और शिक्षा जो उनका मूल अधिकार है। ठीक है, अदरवाइज़ हमें क्या ज़रूरत पड़ती कि शिक्षा प्राप्त करना तो सबका एक मूल अधिकार बनाने के लिए, कि अगर हमारे देश में इतने सब जो नॉलेज होती, सबको समझ होती, तो ये मूल अधिकार नहीं बनाना पड़ता। जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन पर निवेश किया, उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था। देखिए एग्जाम्पल दे रखा है कि जैसे कि जापान ने मानव संसाधन पर निवेश किया, उसके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था। यह विकसित धनी देश है, विकसित देश की कंट्री में आता है। आप देखते हैं जैसे कि वे अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं। उसके विशेष रूप से शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश के कारण लोग भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं कि जैसे कि जापान ने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज पे काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया, तब जाके वो उसके पास रिसोर्सेज नहीं है फिर भी विकसित देश की कंट्री में आता है। ठीक है, चलिए कहानी के रूप में बताया गया, देखते हैं। विलास और शकल की तरह लोग विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न हैं। हमने देखा कि विलास मछलियाँ पकड़ बेचता था और शकल को एक फार्म में नौकरी मिल गई थी। ठीक है, ऊपर जो कहानी बताई गई उसमें बताया गया है। द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में वर्गीकृत है। विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, जो डायरेक्ट होते हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं किया जाता, जैसे कृषि है, वनिकी है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन है, खनन है, उत्खनन है। ठीक है, अब अगर हम खनन उत्खनन करने के बाद उसका हम शोधन कर दें, जैसे कि उसमें चेंजेस कर दें इंस्ट्रूमेंट से, तो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर का क्षेत्र। ठीक है, अगर कोई संसाधन हमको डायरेक्ट पृथ्वी से मिल रहा है, उसी रूप में हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो प्राथमिक संसाधन है। ठीक है, बट अगर हम उसका जैसे कि चेंजेस कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, तो किस में आ जाएगा, सेकेंडरी में। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण शामिल है। ठीक है, अगर कोई जैसे कि हमें कोई मान लीजिए जैसे कि आपको गेहूँ मिला, आपने आटा गेहूँ का रूप में आटे के रूप में चेंज किया, उस आटे से आपने पिज़्ज़ा बनाया या कुछ अदर बनाया,
उसको बनाया तो किस में आ गया, सेकेंडरी में। और उसको आपने जब एक मार्केट में डोमिनोज या किसी अन्य कस्टमर के द्वारा बेचा तो किस क्षेत्र में आ गया, टर्सरी क्षेत्र से। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र में है। तृतीयक क्षेत्र में क्या होता है, व्यापार। जैसे व्यापार क्या हो सकता है, आपने पिज़्ज़ा बना लिया और पिज़्ज़ा का व्यापार कर रहे हैं तो किस में आ गया, टर्सरी में। जब उसने पिज़्ज़ा बनाया तब वो किस में था, द्वितीयक क्षेत्र का व्यापार था। पर उसने जैसे ही उसको व्यापार करने लगा तो किस में आ गया, तृतीय क्षेत्र में आ गया। ठीक है, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं आदि शामिल किए जाते हैं। इस क्षेत्र में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्य वर्धन करते हैं। ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाओं के दो भाग होते हैं, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। ठीक है, तो जानते हैं बाजार क्रियाएं क्या होती है और गैर बाजार क्रियाएं क्या होती है। बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए परिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। ठीक है, बाजार क्रिया होगी तो उसमें क्या होगा, वेतन या लाभ के उद्देश्य से। इसमें सरकारी सेवा सहित वस्तु सेवाओं का उत्पादन शामिल है। गैर बाजार क्रियाओं में क्या होता है, गैर बाजार क्रियाओं में से अभिप्राय स्व उपभोग के लिए उत्पादन है। जैसे कि आप देखते हैं हमारा जो किसान है, उस किसान के पास, हमारे पास एक किसान के पास काफ़ी भूमि नहीं होती है। जो गरीब किसान है जिसमें से काफ़ी तो मज़दूर किसान है, और किसानों के पास जो ज़मीन भी है तो एवरेज बहुत कम है, 1.5 या 0.5 मुझे याद नहीं है अभी, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कि हेक्टेयर भूमि किसान के पास है। या आप कमेंट कीजिएगा कितने हेक्टेयर आती है पर किसान पे एवरेज। तो देखेंगे तो जैसे एवरेज कम आती है तो क्या, जितने में उनके पास भूमि है उतने में जो फसल उगाते हैं वो उनके ही पालन पोषण में के लिए हो जाती है, तो उसका वो व्यापार नहीं कर पाते हैं। तो किस में आ जाएगा, गैर बाजार क्रिया में। ठीक है, प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है। क्रियाकलाप कॉलोनी, चलिए नेक्स्ट नीचे देखते हैं। अगर कोई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन होता है। आमतौर पर महिलाएं घर के कामकाज देखती हैं और पुरुष खेतों में काम करते हैं। ठीक है, जैसे ये बता रहा है कि आमतौर पर किस काल से, ऐतिहासिक काल से क्या होता जा रहा है कि महिलाएं जो घर का काम देखती थी और पुरुष बाहर का वर्क देखते हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे थे जैसे खेती करना है या अदर हस्तशिल्प कला है जो भी ऐतिहासिक काल में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। शीला परिवार की कहानी बता रही है, विलास की माँ गीता। पुरुष सहयोगी की तरह उनकी आय उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर पुनः निर्धारित की जाती थी। शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध, चलिए हटाइए नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, जो फैक्ट है वो मैं आपको भी क्लियर कर दूंगा। जनसंख्या की गुणवत्ता, जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। ठीक है, जनसंख्या की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है, साक्षरता दर। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके लिए नोट कर लीजिएगा। इससे क्वेश्चन आ सकता है कि जनसंख्या की गुणवत्ता किस किन चीज़ों पर निर्भर करती है। गुणवत्ता, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लिख लीजिए आप, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट के रूप में है। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी है, जैसे कि आप नॉर्मल पढ़ेंगे तो क्लियर नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि हमारी जनसंख्या जो गुणवत्ता है उस पर करने के लिए कौन कौन से निर्माण पर निर्भर करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता तथा देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। तो अगर हमारी जनसंख्या की गुणवत्ता क्या निर्धारित करती है, पूछ लेगा क्वेश्चन में, फैक्ट के रूप में दे देगा, ऐसे ही कि कथन कारण के रूप में कि जनसंख्या निर्माण पर निर्भर करती है और जनसंख्या की गुणवत्ता समृद्धि दर निर्धारित करती है। कथन पूछ लेगा कि कथन कौन सा सही है या इसका कथन कारक दोनों सही है। ठीक है, साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियाँ होती हैं। ये तो आप जानते हैं कि साक्षर, अगर हमारे पास साक्षर है तो परिसंपत्ति के रूप में यूज़ होते हैं। शिक्षा, अपने जीवन के आरंभिक वर्षों की शकल की शिक्षा ने बाद के वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उससे फल दिया। हमने देखा कि शकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत था। इसके लिए नए क्षितिज खोले, नई आकांक्षाएं, जीवन के मूल्य विकसित किए,
न केवल सकल के लिए बल्कि समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान है। यह राष्ट्रीय आय और समृद्धि में वृद्धि करती है, सामाजिक सांस्कृतिक में वृद्धि करती है और प्रशासन की कार्य क्षमता बढ़ाती है। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारणा और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है और इस मामले में लड़कियों पर विशेष ध्यान जोर दिया गया है। प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय, ठीक है, नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए हैं, किसके लिए? लड़कियों के लिए, ठीक है। और इसमें एक और पॉइंट बता देता हूँ आपको, नवोदय विद्यालय और जो हमारी शिक्षा है किसमें? सार्वजनिक पहुंच, धारणा और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। देखते हैं कोई पॉइंट साइड में अगर दे रखा हो। नहीं, चलिए इसमें कोई पॉइंट नहीं है। ये देखिए ग्राफ दे रखा है साक्षरता दर का, तो देखते हैं, चलिए कंक्लूजन निकालते हैं इसका। ये पुरुष जो नीले हैं वो पुरुष हैं, रेड पुरुष हैं और जो ये है आपकी महिला है, ठीक है। व्यक्ति पुरुष, ये टोटल दे रखा है, टोटल कितना है व्यक्ति और पुरुष और कितना % महिलाएं। पुरुष का मतलब है टोटल जनसंख्या कितनी साक्षर थी, व्यक्ति का मतलब है कितनी जनसंख्या साक्षर थी और पुरुष का मतलब है कि इसमें मनुष्यों के मेल कितने थे और महिला फीमेल कितनी थी, ठीक है। तो आप देखेंगे 1951 में भी हमारी जो साक्षरता दर थी 29 थी, ठीक है, 29 में भी 29.5 था। तो इसमें जो हमारा ये 29 पुरुषों की थी, ठीक है, और जो ऑल ओवर एवरेज था कितना था? 19 था, जिसमें महिलाएं कितनी % थी? 9%। तो देखिए 1991 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो साक्षरता दर कितनी थी हमारी? 19%। जैसे कि 100 लोगों में 19 लोग साक्षर थे, ठीक, और उसमें से सिर्फ 9 महिलाएं साक्षर थीं। आज समझ सकते हैं पुरुष कितने थे? 29 पुरुष। फिर जैसे कि 1961 में आया, हमारी देखिए शिक्षा, हमारा स्तर यहीं रहा, हमारा स्तर इंक्रीज हुआ, हम 29 तक पहुँचे हमारा जो एवरेज, और मनुष्य जो मानव था मेल का एवरेज क्या हुआ? 40 हो गया और फीमेल में इंक्रीज हुआ, ठीक है। इसी तरीके से बता रहा है ये मैप कि 45 तक पहुंचा, जो एवरेज था एवरेज 35 तक था, 20 था, और अब आते आते 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि हमारी जो जनसंख्या के लिए साक्षरता दर कितनी है। एवरेज आप निकालेंगे तो 72 या 73% आएगी, ठीक है, 73, जिसमें से मेल कितने हैं? 81, 82, ठीक है, और जो महिलाएं कितनी % साक्षर है? 62 या 63, ठीक है। जो इसका डिफरेंस आता है 70%, 70 आता है, कि अभी भी डिफरेंस है 70% का, ठीक है, 70% का। देखते हैं, चलिए बताया गया वनिशा भी क्लियर करेंगे सही से कि बड़ी संख्या में यहाँ इस प्रतिनिर्धारक विद्यालय की स्थापना की गई। बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएं विकसित की गई। शिक्षा परियोजना परिवहन अपनी पहली पंचवर्षीय योजना में, तो देखिए शिक्षा पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितना खर्च किया गया? 151 करोड़ रुपए से बढ़कर 11वीं पंचवर्षीय योजना में इतना कर दिया गया है। तो पहली पंचवर्षीय योजना में शिक्षा परिवहन कितना था? 151 करोड़, और जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें कितना था? 3766.90 करोड़, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा परिवहन 1951-52 में कितना था? सिर्फ 0.64%। ये एक फैक्ट के रूप में आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और जो 2015-16 में कितना हो गया? 3%, ठीक है। 2017-18 में घटकर 2.7% हो गया। तो देखिए इसमें साक्षरता दर 1951 में क्या थी और अब क्या है? चलिए देखते हैं। जो हमारी आज़ादी की साक्षरता थी 18% से बढ़कर 2011 में कितनी हो गई? 74% है। तो हमारी एवरेज साक्षरता दर कितनी है? 74, ठीक है। चलिए लिखता जाता हूँ,
जो एवरेज है कितनी है, 74 है। ठीक है, इसमें पुरुष कितने हैं वो बताएगा। साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है बल्कि यह नागरिकों के द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारों को ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य भी है। तथापि जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर भी पाया जाता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर कितने % अधिक है, 16.6% अधिक है। ये ऑथेंटिक है। ठीक है, मैंने 17 बताया था, 16.6 है। ठीक है, जैसे कि 2015 या 16 की NCERT है तो अब 70% हो गया होगा। ग्रामीण की अपेक्षा नगरीय क्षेत्र में साक्षरता दर करीब 16% अधिक है। तो नगरों से और शहर के बीच में कितना गैप है, 16% का। वर्ष 2011 केरल के कुछ जिलों में साक्षरता दर 94% है। ठीक है, ये अच्छे फैक्ट के रूप में है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। आप मेंस के आंसर में इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, पुट कर सकते हैं, आपका आंसर जो है ऑथेंटिक बनेगा। जबकि बिहार में कितना है, 62%। 2015-16 में प्राथमिक स्कूली प्रणाली में भारत के 8.41 लाख से अधिक गांव में फैली है। दुर्भाग्यवश स्कूल शिक्षा के इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई बीच में छोड़ने की उच्च दर ने कमज़ोर कर दिया। तो आप देखते हैं कि पढ़ाई जैसे कि वो छोड़ने के बीच में पड़ती थी, उसके लिए भी गवर्नमेंट द्वारा योजनाएं चली गई कि बच्चे इस बीच में स्कूल ना छोड़ें, या जिन्होंने छोड़ दिया उन्हें दोबारा स्कूल में लाया जाए वापस। 6 से 14 आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, जो 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। ठीक है, राज्य और सरकारों और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय सहभागिता के साथ केंद्र सरकार की एक समयबद्ध पहल है। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर, जैसे कि जिन बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है उन्हें स्कूल लौटो शिविर चलाए गए। ठीक है, कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए बच्चों की धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए दोपहर के भोजन की योजना, जिसे मिड डे मील किया गया, कि बच्चे दोपहर में जो घर चले जाते थे भोजन के लिए, और फिर खाने, बच्चे कॉलेज स्कूल से घर जाते थे गांव में कि अब खाना खाने के लिए, बट वो खाना खाने के बाद वापस ही नहीं आते थे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, मिड डे मील चलाया। ठीक है, 12वीं योजना में उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के नामांकन में 25% तक वृद्धि 2017-18 एवं 30% तक हो गई। ठीक है, 2021-20 तक प्रयास किया गया है। यह विश्व औसतन 26% से मिलती जुलती है। यह रणनीति पहुंच में वृद्धि, गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यवसायीकरण, देखिए व्यवसायीकरण तथा सूचना और प्रौद्योगिकी उपयोग के जाल बिछाने पर केंद्रित है। ठीक है, योजना दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक अनौपचारिक दूरस्थ संचार प्रौद्योगिकी को शिक्षा देने शिक्षण संस्थानों के अभिसरण पर भी केंद्रित है। पिछले 50 वर्षों में विशेष क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों तथा विश्वविद्यालय की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। जैसे कि जो हमारे उच्च शिक्षा संस्थान थे उनमें वृद्धि हुई है। कितनी हुई है, 1951 से 2015-16 के बीच कॉलेज तथा विद्यालयों की संख्या में वृद्धि, छात्रों के नामांकन तथा अध्यापकों की भर्ती नीचे दिखाया गया सारणी में। चलिए देखते हैं। 1951 में देखिए विश्वविद्यालय की संख्या कितनी थी, 750, और विश्वविद्यालय कितने थे, 33। ठीक है, और विद्यार्थी जो बताए गए कितने थे, विद्यार्थी को दिखाया गया है। और जो करंट में हमारे पास डेटा है कितने हैं हमारे पास, महाविश्वविद्यालय 41 और विश्वविद्यालय कितने, 851। ठीक है, 2017-18 की रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग। ठीक है, आइए देखते हैं स्वास्थ्य पे। फार्म का उद्देश्य लाभ अधिकतम लाभ, देखिए फार्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है। क्या आप सोचते हैं कि कोई भी फार्म ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित होगा जो खराब स्वास्थ्य रहने के कारण स्वस्थ श्रमिकों के बराबर कार्य नहीं कर पाएंगे? जैसे देखते हैं अगर कोई फैक्ट्री में आप काम करने जाते हैं तो वहाँ पे आप चेकअप करते हैं कि आप काम करने के लायक भी हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप पहले से बीमार हैं और आपसे काम कराया जाए तो और प्रॉब्लम हो, तो इसके लिए चेकअप करते हैं। तो इसके लिए वही बता रहे हैं, किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है।
ऐसा कोई भी अस्वस्थ स्त्री पुरुष संगठन के समग्र विकास में अपने योगदान को कम करता है जो अधिकतम करने में सक्षम नहीं होगा। वास्तव में स्वास्थ्य अपना संकल्प, देखिए चलते हैं, एक मिनट ऐसे कर देता हूँ। स्वास्थ्य अपरिहार्य आधार है, एक सेकंड सही हो गया। इसलिए जनसंख्या को स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होगी। हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के आत्म सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण, पौष्टिक सेवाओं, उनकी पहुंच को बेहतर बनाने पर पिछले 5 दशकों में भारत की सरकार ने निजी क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक सेवाओं के लिए अपेक्षित एक विस्तृत स्वास्थ्य आधिकारिक संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया है। देखते हैं इन उपायों से अपनाने के लिए जीवन प्रत्याशा बढ़कर 2014 में जैसे कि स्वास्थ्य शिक्षा पर जो खर्च किया गया, तो उससे जीवन प्रत्याशा एक स्वस्थ मनुष्य के, अगर एक मनुष्य स्वस्थ है तो उसकी जीवन जीने का प्रत्याशा क्या है, यानी कि वो कितने वर्षों तक जी सकता है। 2014 में चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। 68.3 वर्ष से अधिक हो गई है। एक मिनट चार्ज लगा देता हूँ, जैसे कि एक मिनट लाइन पर रहेगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं, जैसे कि चार्जिंग लगा दिया है। शिशु मृत्यु दर 1951 के 147 से बढ़कर 2016 में कितनी आ गई, 34 पर आ गई है। जन्म दर गिरकर 20.4 और मृत्यु दर 6.4 आ गई है। ठीक है। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और शिशु देखभाल में सुधार के आत्मविश्वास को भावी प्रगति के साथ आंकने के लिए उपयोगी है। आयु में वृद्धि आत्मविश्वास के साथ जीवन की उत्तम गुणवत्ता का सूचक है। ठीक है। शिशुओं के संक्रमण से रक्षा तथा माताओं के साथ बच्चों की देखभाल और पोषण सुनिश्चित करने के लिए शिशु मृत्यु दर घटती है। ठीक है। जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तो एक महिला के द्वारा जो बच्चे का जन्म होगा वो भी स्वस्थ होंगे। ठीक है। ये आधारिक संरचना बता रहा है कि कितना खर्च किया गया। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि एक काफ़ी पुराना डेटा है तो इसके लिए हम न्यू डेटा देखेंगे। जो आइए बेरोजगारी पे देखते हैं। शक्ल की मां शीला अपने घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल तथा खेती के काम में अपने पति बूटा की मदद करती थी। साल का भाई कहानी के रूप में बताया गया है। बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रतिष्ठित मजदूरी पर काम करने के लिए इच्छुक लोग को रोजगार नहीं मिल सकता है। ठीक है। जब एक व्यक्ति काम करना चाहता है, जो मार्केट रेट है, जिस मार्केट रेट जो बाज़ार रेट है उस पर काम करना चाहता है बट उसको काम नहीं मिलता, तो क्या कहते हैं, बेरोज़गारी कहते हैं। तो जैसे कि गांव में बेरोज़गारी होती थी तो प्रवासन करते थे गांव से शहर की ओर, तो गांव से शहर में भी बेरोज़गारी फैलती थी कि यहाँ शहर का भी जो मजदूरी दर होती थी वो कम हो जाती थी, तो उससे शहर में भी काफ़ी बेरोज़गारी हो जाती थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि गांव के जो श्रमिक वर्ग है, किसान हैं, जो कुछ समय फसल के बाद बोने के बाद फ्री रहते हैं, तो उनके लिए मनरेगा चलाया। ठीक है। श्रम बल जनसंख्या में कितने लोगों को शामिल किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो किस उम्र के लोगों को शामिल किया जाता है, तो आप याद रख लीजिए 15 से 59 वर्ष के बीच। शकल के भाई, चलिए आगे देखते हैं। भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है, तथापि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी है, मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी को जैसे मौसमी तो आप वेदर समझ रहे होंगे, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट है, और प्रच्छन्न बेरोजगारी डिस्टिंक्ट होती है, डिस्टिंक्ट अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें जैसे कि जो उत्पादन सीमांत होता है शून्य बना रहता है, कि आपको देखने पर तो लगेगा कि हाँ व्यक्ति काम कर रहे हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं, बट अगर उनमें से कुछ लोगों को कम भी कर दोगे, जैसे कि अगर 10 लोग काम कर रहे हैं तो उसमें 10 लोगों में से 5 लोग को काम से निकाल भी दोगे, तब भी जो उत्पादन पहले हो रहा था उत्पादन वही सेम रहेगा।
तो उसे क्या कहेंगे, उत्पादन सीमांत शून्य रहता है। ये क्वेश्चन आया हुआ था 2018 के पेपर में, आप देखिएगा यूपीएससी का पेपर, तो उसमें आपको दिखेगा। नगरीय क्षेत्रों में अधिकांश शिक्षित बेरोजगारी है। नगर क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी है, शिक्षित बेरोजगारी है। अब शिक्षित बेरोजगारी में भी कई प्रकार हैं, जैसे स्ट्रक्चरल है और अंडर एम्प्लॉयमेंट है, जैसे अल्प, और इनविजिबल है, विजिबल है, कि आपको सामने से देखने पे लग रहा है कि हाँ व्यक्ति काम कर रहा है बट उसकी पगार सैलरी इतनी कम है कि उसके काफ़ी कम मिल रहा है सैलरी, जितना उसको पाना चाहिए उतना नहीं पा रहा है। स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट है, तो इसमें क्या आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको सही से बताया जाएगा, ठीक है। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं, ठीक है। वर्ष में कुछ मौसम होते हैं जब बुआई, कटाई, निराई सब कंप्लीट हो जाती है, तो ये लोग काम के लिए फ्री होते हैं, उस समय इनको कोई काम नहीं मिलता। प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, लगता है कि लोग काम कर रहे हैं, उनके पास भूखंड होता है जहाँ उन्हें काम मिलता है। ऐसा प्रयोग कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन उसमें 8 लोग लगे होते हैं, 3 लोग अतिरिक्त हैं। ये तीनों किसी खेत पर काम करते हैं जिस पर 5 लोग काम करते हैं। इन तीनों द्वारा किया गया अंशदान 5 लोगों द्वारा दिए गए अंशदान में कोई बढ़ोतरी नहीं होती, जैसा मैंने बताया आपको उसी प्रकार से दिया। अगर इन तीनों लोगों को हटा दिया जाए तब भी उत्पादकता जो होती है सेम बनी रहती है, तो इसे कहते हैं उत्पादन सीमांत शून्य रहता है। ये एक वर्ड के रूप में है जो हिंदी में आता है, उत्पादन सीमांत, ठीक है। जैसे कि आपको टर्मोलॉजी सीखनी है कि वहाँ पे जब टर्मोलॉजी उत्पादन सीमांत शून्य लिख कर आए तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। शहरी क्षेत्रों के मामले में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य परिघटना बन गई है। मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री धारक अनेक युवक रोजगार पाने में असमर्थ हैं। एक अध्ययन में यह बात सामने आई कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और जो स्नातकोत्तर युवाओं में बेरोजगारी अधिक है। तो एक देख लीजिएगा कि जो उन्होंने मैट्रिक किया उनमें बेरोजगारी कम है, लेकिन जो स्नातक कर चुके हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उनमें बेरोजगारी अधिक है। इसके रीजन क्या है, जैसे कि जो हमारी शिक्षा है उपाधि धारक शिक्षा है, जो हमारी शिक्षा नीति है जैसे कि उपाधि धारक शिक्षा है, और कॉलेज इतने ज़्यादा हो गए हैं कि शिक्षा आसानी से मिल रही है, और भी कई रीज़न हैं, ठीक है, कि हमें टेक्निकल शिक्षा नहीं दी जाती थी। कुछ विशेष श्रेणियों में जनशक्ति के अधिक के साथ ही कुछ अन्य श्रेणियों में जनशक्ति की कमी विद्यमान है। एक और तकनीक अर्हता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी, तो दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए अवश्य तकनीकी कौशल की भी कमी है। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है, ठीक है। जब बेरोजगारी होगा तो हमारे पास जैसे कि शिक्षित व्यक्ति लोग हैं, स्वास्थ्य भी अच्छा है, बट उनके पास रोजगार ही नहीं है, तो क्या होगा, हमारे संसाधन की बर्बादी हो रही है। युवकों में निराशा, हताशा की भावना आती है। लोगों के पास अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होती। शिक्षित लोगों के साथ जो कार्य करने के लिए इच्छुक हैं और सार्थक रोजगार प्राप्त करने में सामर्थ्य नहीं है, एक बड़ा सामाजिक अपव्यय है, ठीक है। बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगार की निर्भरता बढ़ती है। किसी व्यक्ति और उसके साथ ही साथ समाज की जीवन की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब कभी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह स्तर पर रहना पड़ता है तो उसके स्वास्थ्य स्तर में एक आम गिरावट आती है, ठीक है। जैसे बता रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति है, उसने काफ़ी शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, बट उसे उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं मिल रहा है, तो निम्न कोटि का वर्क काम करना पड़ता है, और निम्न कोटि का कार्य करना पड़ता है तो उसके अंदर हताशा भी आ जाती है और उसका जीवन स्तर भी हो जाता है, निम्न हो जाता है, ठीक है। इसलिए किसी भी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अहितकार प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। यह संसाधनों की बर्बादी भी करता है जिन्हें उपयोगी ढंग से नियोजित किया जा सकता था। अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सका तो ये स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम इन्हें स्वास्थ्य दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, कौशल विकास दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर हम इनका उपयोग ना कर पाए तो क्या हो जाएगा, एक दायित्व के रूप में हो जाएगा कि हमने इनको इतना इन पर इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद भी कोई यूजेस नहीं किया। सांख्यिकीय रूप से भारत में बेरोजगारी की दर निम्न है। बड़ी संख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादकता वाले लोगों की गिनती नियोजित लोगों में की जाती है। ये पूरे वर्ष काम करते प्रतीत होते हैं, लेकिन उनकी क्षमता और आय के हिसाब से यह काम पर्याप्त नहीं है। वे काम तो कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि काम पर उनके थोपे हुए हैं, इसलिए शायद वे अपनी पसंद का कोई अन्य काम करना पसंद कर सकते हैं। गरीब लोग बेकार नहीं बैठ सकते, वे किसी भी काम से जुड़ जाना चाहते हैं, चाहे उससे कितनी भी कमाई हो।
जब उनके पास कोई बेरोजगार रोजगार का साधन ही नहीं है, रोजगार है ही नहीं, तो उनके पास जो वर्क मिलेगा वो करेंगे। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र बेरोजगारी देखते हैं। चलिए, इसके अतिरिक्त प्राथमिक क्षेत्र में स्वरोजगार की एक विशेषता है, यदि सभी लोग की आवश्यकता नहीं होती है फिर भी पूरा परिवार खेतों में काम करता है। इस तरह कृषि क्षेत्र, एक मिनट उससे कर लेता हूँ मैं। ठीक है, कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी होती है, प्रचंड बेरोजगारी, लेकिन जो भी ज़्यादा उत्पादन हो जाता है उसमें परिवार की हिस्सेदारी होती है। खेत में काम करने से साझेदारी, उत्पादन, फसल में हिस्सेदारी की धारणा और ग्रामीण बेरोजगारी की कठिनाइयों में कमी आती है। आइए उपरोक्त तीनों क्षेत्रों में रोजगार के परिदृश्य की चर्चा करें। कृषि का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कृषि है। पिछले 5 वर्षों में पूर्व चर्चित प्रचंड बेरोजगारी के कारण कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता में कुछ कमी आई है। कृषि अर्थव्यवस्था में श्रम का कुछ भाग द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र में चला गया है। द्वितीयक क्षेत्र में छोटे पैमाने पर होने वाले विनिर्माण से श्रम का सबसे अधिक अभिशोषण है और तृतीयक क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आदि सरेखी विभिन्न सेवाएं सामने आ रही हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारे चेंजेस आ रहे हैं, ये बता रहे हैं। एक गांव की कहानी दे रखी है। चलिए तो ये चैप्टर आज का कंप्लीट हो गया। जैसे कि हमने देखा कैसे कि हमने सकल मूल्य देखा, हमने ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट किस रूप में करते हैं, और हमने जाना प्रचंड बेरोजगारी क्या होती है, मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, अल्प रोजगार क्या होता है। ठीक है, तो अब इसका कॉन्सेप्ट आप अगर दृष्टि की बुक पढ़ रहे हैं तो उस पर आप जो चैप्टर ओपन करेंगे, तो जैसे कि मैं किसी का ऐड नहीं कर रहा हूँ, प्रोडक्शन नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने जैसे दृष्टि की बुक देखी हुई है, तो इसके लिए आप जो चैप्टर ओपन करते हैं, मे बी 10th या 11th चैप्टर है बेरोजगारी के नाम से, उसमें सारे बेरोजगारी के टाइप दे रखे हैं और क्वेश्चन ये आ जाता है कि प्रचंड बेरोजगारी क्या है, मौसमी बेरोजगारी क्या है, स्ट्रक्चरल बेरोजगारी क्या है। ठीक है, तो उससे आप देख के एक बार पूरा स्टैंड कर लीजिएगा, फिर आपको ये दोबारा चैप्टर कभी पढ़ने की नीड नहीं होगी, सिर्फ रिवाइज करना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखे हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस में बता देता हूँ इसमें से कौन से क्वेश्चन आपके सही होंगे, आपके लिए आपके स्टैंडर्ड के होंगे। संसाधन, ठीक है, मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी से अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में किस तरह की विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती हैं। ठीक है, तो अगर इसे कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, जैसे कि इसका और इसका कॉम्बिनेशन एक कर सकते हैं आप, कि पूछ सकता है कि मानव संसाधन जो है भूमि और भौतिक पूंजी जैसे संसाधनों से किस प्रकार भिन्न है, और प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र के आर्थिक क्रियाएं विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती हैं, कैसे संचालित की जाती हैं। ठीक है, एक ये बना सकते हैं कॉम्बिनेशन करके। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आपके विचार से भारत के क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित कर सकता है। जी नहीं, आप ऐसे गांव की कल्पना कर सकते हैं कि इस पूंजी के अच्छा मानते हैं। चलिए बस ये क्वेश्चन लिखिएगा, आप राइट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स कीजिएगा। ठीक है, कमेंट में आप पिन कर दीजिएगा, मैं देख लूँगा, चेक करके आपको बता दूंगा कि किस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। जैसे कि मुझे भी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट थोड़ी बहुत तो नॉलेज है, तो बता सकता हूँ कि यहाँ स्टैंडर्ड क्या है। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे निर्धनता के बारे में। ठीक है, चलिए, तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो चैनल लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।